बच्चों, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक यूनिक प्रोग्राम है। एक अलग तरह का प्रोग्राम है। अलग तरह का इसलिए क्योंकि 10 से 17 साल के बच्चे इस प्रोग्राम में लोकल एरिया प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं। यानी ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 10 से 17 साल के बच्चे एक रिसर्च एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। बच्चों, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में वर्क करने की क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको स्टेप वाइज समझाने जा रहा हूँ। आप बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल रहे हैं। मेरा चैनल है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, उस चैनल पर आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और आपके जो जितने भी सवाल, जितने भी क्वेरीज़ मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे लग रहा है कि आपको एक वर्क प्लान जो फॉलो करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में क्या वर्क स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या वर्क प्लान होना चाहिए, वो आपको जानकारी हो और आप इसी वर्क प्लान के अनुसार वर्क करो। मैंने इस पूरे वर्क को यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के फर्स्ट डे यानी फर्स्ट डे ऑफ पार्टिसिपेशन से लेकर जब आप पूरा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने उसे 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1, नो अबाउट द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में जानो। किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले उस प्रोग्राम के बारे में जानो, वो हमसे क्या चाहता है, उसका प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये हमें जान लेना चाहिए। इसलिए स्टेप नंबर 1, नो अबाउट द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। स्टेप नंबर 2, नो अबाउट द फोकल थीम एंड सब थीम्स फॉर दिस ईयर। जब आप नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हर वर्ष के लिए एक फोकल थीम और कुछ सब थीम्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी आपको वर्क करने का एक दायरा दिया जाता है। तो आपको जानना होगा कि 2022 के लिए फोकल थीम क्या है और उसे कितने सब थीम्स में डिवाइड किया गया है। ये स्टेप नंबर 2 होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 यानी प्रिपरेशन ऑफ लॉग बुक। बच्चों, लॉग बुक हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, लेकिन आपके लिए सरलता पूर्वक आप समझ पाएँ तो आप ये समझ लीजिए कि ये रफ़ कॉपी होती है, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी भी है, क्योंकि आप फर्स्ट डे से लेकर और जब तक आपका काम वर्क, आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है, तब तक आप सारा वर्क इसी रफ़ कॉपी में करते हैं, दैट इज़ लॉग बुक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ लॉग बुक। देन जब आप लॉग बुक में सारा वर्क कंप्लीट कर लेते हो, देन ऑन द बेसिस ऑफ लॉग बुक यू हैव टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी दैट इज़ स्टेप नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लोगे तो देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बेसिस पर आपको 4 चार्ट बनाने हैं, दैट इज़ स्टेप नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ 4 चार्ट्स। जब आप 4 चार्ट बना लेते हो, फिर आपको ओरल प्रेजेंटेशन यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण की तैयारी करनी चाहिए, दैट इज़ स्टेप नंबर 6, प्रिपरेशन फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। आपको ओरल प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना चाहिए। इस सीक्वेंस में आपको वर्क करना चाहिए और इस सीक्वेंस में आप वर्क करेंगे। अब हम जानते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज़ आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहिए। मतलब व्हाट इज़ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस क्या है, जानो। हु कैन पार्टिसिपेट इन नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में जानो। वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इसका लेवल क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ये किन किन स्तरों पर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ये जानो। और हाउ यू कैन पार्टिसिपेट, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब जानो। ये सारी जानकारी, इन सारी जानकारियों के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर वीडियो नंबर 1 देखना होगा। ये
10-10 मिनट के वीडियोस हैं और इस वीडियो में मैं ये सारी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो नंबर 1 देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता चले। बेटा, रिसर्च में इस प्रोग्राम में एक चीज़ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है पेशेंस। यानी एक गुड रिसर्चर के पास एक क्वालिटी होती है कि उसके पास धैर्य होता है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप ये सब कुछ जान लेंगे, वीडियो नंबर 1 को देखकर, हमारा चैनल है नेचर चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, उस पर ये अवेलेबल है। जब आप ये जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो देन स्टेप नंबर 2 पर आप आ जाते हैं। और जब आप ये मन बना लेते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, तो आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप जानें कि इस वर्ष यानी 2022 के लिए फोकल थीम क्या है और सब थीम्स क्या हैं। 2022 के लिए जो फोकल थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना। इसको 5 सब थीम्स में डिवाइड किया गया है। सब थीम नंबर 1 नो योर इकोसिस्टम, यानी अपने पारितंत्र को समझना। सब थीम सेकंड है फॉस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य पोषण व कल्याण को प्रोत्साहन देना। सब थीम थर्ड है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, हिंदी में पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। सब थीम 4 है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण। और 5th सब थीम है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, यानी पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। इसके लिए इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सब थीम्स को रखने का उद्देश्य क्या है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 2 जो कि फोकल थीम से संबंधित है और वीडियो नंबर 3 जो सब थीम्स की व्याख्या करती है, आपको देखना होगा। जब आप इन दोनों वीडियोस को देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको इन फोकल थीम और सब थीम के बारे में जानकारी हो जाएगी। इनको देखने के बाद आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपको विषय के संबंध में पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको लोकल एरिया प्रॉब्लम पर रिसर्च करना है। वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 को बार बार देखो, जब तक देखो जब तक कि आपके सामने आपको अपने लोकल एरिया में वो प्रॉब्लम जो इस दायरे में आती हो, फोकल थीम और सब थीम के दायरे में आती हो, ना दिखने लगे। इंटरनेट से आइडिया चुराने की कोशिश मत करना। समस्या अगर अपने एरिया में ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। आपको एक रूल सिखा रहा हूँ, इससे जीवन में भी जहाँ भी लागू करोगे वहीं सफलता मिलेगी। रूल क्या है? कोई भी कार्य हो, उस पूरे कार्य के 2/3 भाग को तैयारी पर लगाओ। यानी काम कैसे करना है इस पर 2/3 समय लगाओगे तो जो भी काम है वो चुटकी में यानी 1/3 समय में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी स्ट्रेटेजी पर समय ज़्यादा लगाओ तो वर्क करने में कम समय लगेगा। ये फोकल थीम और सब थीम्स के बारे में था, स्टेप नंबर 2। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ लॉग बुक, यानी रफ कॉपी। इस जो आपको वो दिख रहा है स्लाइड, इसमें मैंने आपके वर्क को वीकली डिवीज़न किया है। यानी अगर सपोज़ इस प्रोग्राम की शुरुआत जैसे हम लोग अगस्त में कर लेते हैं और अक्टूबर के 4th वीक में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम करते हैं, तो अगस्त के 1st वीक में आपको ये जान लेना चाहिए व्हाट इज़ नेचर चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, आपको ये जान लेना चाहिए व्हाट इज़ फोकल थीम एंड सब थीम्स। जब इनकी जानकारी आपको पर्याप्त हो जाएगी तो अगस्त के 2nd वीक में आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। यानी
आपको शोध विधि के बारे में जानना है। इसके लिए वीडियो 6 जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वो बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत ही सरल भाषा में रिसर्च मेथडोलॉजी को उसके माध्यम से समझाया गया है। अगस्त के 3rd वीक में आपको लोकल एरिया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। और वीडियो 6 में जो फ़्लो चार्ट दिखाया गया है, ये फ़्लो चार्ट मैंने यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए रखा है कि ये मेन फ़्लो चार्ट है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, इन सारे स्टेप्स पर वर्क करना है और रफ़ कॉपी में वर्क करना है। तो इस फ़्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्क स्टार्ट करना चाहिए रफ़ कॉपी के अंदर, जिसे हम लॉग बुक कह रहे हैं। और फिर आप इसी फ़्लो चार्ट की मदद से निरंतर, यानी लगभग 1 से 1.5 महीना, यानी अगस्त के 3rd वीक, अगस्त के 4th वीक, सितंबर के 1st वीक, सितंबर के 2nd वीक, सितंबर के 3rd वीक, सितंबर के 4th वीक, यानी पूरे सितंबर माह तक इस फ़्लो चार्ट की बेसिस पर, इसमें जो बताई गई दिशा है, इसमें जो बताए गए स्टेप्स हैं, उसके अनुसार आप वर्क करते चले जाओ, केवल रफ़ कॉपी में। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल आपको नहीं है। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए वीडियो नंबर 6 देखो। तो रफ़ यानी वर्क स्टार्ट कर रहे हो आप, कब कर रहे हो आप वर्क स्टार्ट? आप प्रॉपरली वर्क स्टार्ट कर रहे हो जैसे अगस्त के 3रे हफ्ते में। तो या अब अगर जो बच्चों ने लेट, जिन्हें पता चला है, वो सपोज़ अब स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, तो उनको क्या करना चाहिए कि रफ़ कॉपी बनाना चाहिए। इस रफ़ कॉपी में ही सारा वर्क करना है। सपोज़ मान लेते हैं कि आपने अगस्त में या सितंबर के महीने से वर्क स्टार्ट किया, तो पूरे महीने इसी रफ़ कॉपी में वर्क करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, सर चार्ट कैसे बनेंगे, सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी। आपको अभी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ जानने की कोशिश मत करो। आप स्टेप वाइज चलो, यानी सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में जानो, फोकल थीम, सब थीम के बारे में जानो। वीडियो नंबर 6 देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानो। फिर इस फ़्लो चार्ट की मदद से उस रफ़ कॉपी में सारा वर्क करते जाओ। और बेटा इस वर्क को जो भी कुछ करोगे इस रफ़ कॉपी में, वो इस फ़्लो चार्ट के सीक्वेंस में और इसी के अनुसार होना चाहिए। तो अगर आप अगस्त से या सितंबर से वर्क स्टार्ट करते हो तो अक्टूबर के 1st वीक तक वर्क कंप्लीट कर लो, लेकिन लॉग बुक में करो, जिसे मैं बार बार रफ़ कॉपी ही कह रहा हूँ। अक्टूबर के 1st वीक तक आप सारा वर्क कंप्लीट कर लो, जैसा कि आपको उसमें भी वर्क प्लान, जो वीकली वर्क प्लान है, उसमें भी लिखा हुआ है कि अक्टूबर का 1st वीक कंप्लीट वर्क इन डिटेल इन रफ़ कॉपी। ये सवाल भी दिमाग में आता है कि रफ़ कॉपी में वर्क का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया आपको, वीडियो नंबर 6 देख लीजिए। इस वीडियो को कई बार देखो, इसमें दिखाए गए फ़्लो चार्ट को समझो और अपने एरिया की जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ़्लो चार्ट के अनुसार निकालो। फ़्लो चार्ट में जितने भी स्टेप हैं उन सभी पर कार्य करो, रफ़ कॉपी में ही लिखो। जब आप रफ़ कॉपी में सारा वर्क कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको 3 प्रेजेंटेशन तैयार करने पड़ेंगे, यानी रिटन रिपोर्ट, 4 चार्ट्स और ओरल प्रेजेंटेशन। अब आप आ गए हैं स्टेप नंबर 4 पर, यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी रफ़ कॉपी, यानी लॉग बुक के आधार पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो आपको दिख रहा है। इसमें 20 कुल हेडिंग्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि 20 पेजेस हैं। पहला कवर पेज, देन फॉर्म ए, फिर समरी, फिर इंडेक्स, मैप। ये महत्वपूर्ण हेडिंग है। इंट्रोडक्शन, समस्या क्या है, रीज़न ऑफ सिलेक्शन, क्यों चुना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, मेथडोलॉजी, कार्यविधि, एक्शन प्लान, कार्य योजना, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। यानी जो भी तरीका
आंकड़े इकट्ठा करने के लिए अपनाया, उसमें जो भी रिज़ल्ट आया उसे आपने ऑर्गेनाइज़ किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और उसे यहाँ रखा। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, परिणाम और निष्कर्ष, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी यानी समाज पर प्रभाव, फॉलो अप एक्शन, भविष्य की कार्य योजना, एक्नॉलेजमेंट आभार, रेफरेंसेस यानी संदर्भ, और 20 और लास्ट वहाँ पेज है या हेडिंग है इनक्लोजर्स यानी संलग्नक। ये सारी हेडिंग्स आपको रिटन रिपोर्ट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट है। पिछले वर्ष जो वीडियोस आपको शेयर किए गए थे ग्रुप्स में, उनमें इन सभी हेडिंग्स की डिटेल मिलेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखना है अभी, क्योंकि नहीं लिखना है सितंबर तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, इसीलिए मैंने नई वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बनाई है। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको नई वीडियो भी मिलेगी कि कवर पेज से लेकर इनक्लोजर तक यानी रिटन रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है। और अक्टूबर के सेकंड वीक में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। और जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लोगे, लेकिन किसकी बेसिस पर? लॉग बुक की बेसिस पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसमें ज़रूरत पड़ेंगी लिखने के लिए वो सब आप अपनी रफ़ कॉपी या लॉग बुक में लिख चुके हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉग बुक यू हैव टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, and then on the basis of project report you have to prepare 4 charts. That is step number 5, preparation of 4 charts. यानी अक्टूबर के थर्ड वीक में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बेसिस पर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 4 चार्ट बनाओ। जब आप 4 चार्ट बनाओगे तो 4 चार्ट कैसे बनाने हैं, आप एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, हाउ टू प्रिपेयर चार्ट्स, उसको भी देख सकते हो आप। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है चार्ट नंबर 1, इसका क्या फॉर्मेट है वो आपके सामने है। आप ऐसे भी इससे भी बना सकते हो। इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो आपको दिख रही हैं। नेम ऑफ स्कूल, फोकल थीम, सब थीम, प्रोजेक्ट टाइटल, ये सीक्वेंस है, ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, ये होना चाहिए चार्ट नंबर 1 पे। ग्रुप लीडर नेम, ग्रुप मेंबर नेम, गाइड टीचर नेम। आपको मैप भी पेस्ट कर सकते हैं, आप मैप पेस्ट करिए, आप समरी भी पेस्ट करिए इस चार्ट पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी मेंशन करिए। ये चार्ट नंबर 1 का फॉर्मेट है। चार्ट नंबर 2 पर हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव एंड मेथडोलॉजी पेस्ट करिए। चार्ट नंबर 3 पर जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसे ऑर्गेनाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसकी बेसिस पर आपने ग्राफ बना लिए हैं। इस चार्ट की बेसिस पर इस जितने भी आपने डेटा कलेक्ट किया है तो आप उसका एनालिसिस करिए, यानी आंकड़ों का विश्लेषण आपको करना है। इस चार्ट पर बहुत समय देना चाहिए आपको। ये चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 4th चार्ट है रिजल्ट एंड कंक्लूजन, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, रेफरेंसेस और इनक्लोजर। ये पॉइंट्स इस पर होना चाहिए। जब आप ये सारे चार्ट्स तैयार कर लेंगे, अगर इसमें कोई भी समस्या आपको आती है तो आप वीडियो देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर चार्ट्स, तो उससे आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो अक्टूबर के माह में मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेटेस्ट वीडियो, जिसमें ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कि 4 चार्ट्स कैसे बनाने चाहिए। बहुत जल्दबाजी अभी फ़िलहाल नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक रफ़ कॉपी में वर्क स्टार्ट करना है और उसी में सभी वर्क को कंप्लीट करना है। जब आप 4 चार्ट बना लेते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर ओरल प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 चार्ट्स। यानी चार्ट नंबर 1 पे क्या बोलोगे लिख लो, चार्ट नंबर 2 पर क्या क्या बोलोगे लिख लो, चार्ट नंबर 3 पर यानी जिस पर टेबल और ग्राफ्स बने हुए हैं उसका आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करोगे उस चार्ट की मदद से लिख लो, और चार्ट नंबर 4 पर क्या क्या चीज़ों को बोलना है आपको सब कुछ लिख लो। उसी कॉपी में लिखो, रफ़ कॉपी जिसे लॉग बुक कह रहे हैं, उसी में सारा कुछ लिखो। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। प्रेजेंटेशन भी प्रभावी होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट भी सीखो, पर्सनैलिटी, खड़े होने का तरीका सीखो।
चार्ट्स की तरफ कब इशारा करना है, कब जजेस की तरफ देखना है, ये भी सीखो। फ्लो को भी जांचो कि प्रॉपरली सारे चार्ट्स को एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हो या नहीं, ये भी जानो। हेडिंग्स को एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हो या नहीं, सीक्वेंस प्रॉपर है या नहीं। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपने समस्या क्या थी यहाँ से शुरू किया और समस्या का ये समाधान है, यहाँ तक प्रस्तुतिकरण में सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन में बेटा मैंने जो कमियां देखी हैं वो ये होती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हो और आप किसी एक चीज़ पर जो कुछ आपको लगता है कि ये मैंने कुछ नया किया है उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हो, जबकि प्रेजेंटेशन का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन ऑफ द लोकल एरिया प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तक होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। हर चार्ट पर आपको टाइम लेना है, कहीं पर आपको ज़्यादा कहीं पर आपको कम लेना है। आपका जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो 8 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह की अभ्यास, इस तरह की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ओरल प्रेजेंटेशन आपको 3rd और या 4th वीक में कर लेना चाहिए। ये आपको बता चुका हूँ कि ये 4 चार्ट्स की बेसिस पर ही बनना है। ओरल प्रेजेंटेशन में आपको क्या बताना है, क्या बताना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए, आप ओरल प्रेजेंटेशन के नाम से जो वीडियो है हमारे चैनल पर आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करने में आसानी होगी। इस तरह से आपको स्टेप वाइज बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कार्य करना है। इस चैनल के वीडियो को देखो, यानी जो भी वीडियोस हैं, एक इस बार मैंने उसे नंबरिंग भी कर दी है, वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6, ताकि आप उन्हें इसी सीक्वेंस में देखो। यानी चैनल के वीडियोस को देखो, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में देखो। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अब लेटेस्ट वीडियोस आएंगे, जो भी समस्याएं मैं बच्चों की देख रहा हूं, उन पर बेस्ड जो भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।